किरण देवी को जेल से बाहर लाने के बाद उसे और अर्नब को अपने घर ले जाना चाहती थी, लेकिन किरण देवी के मन में कुछ और ही चल रहा था। रिहा होने के बाद से ही उसके दिमाग में बस यही चल रहा था कि वो जल्द से जल्द अपने गांव चली जाए। तो तू भी हमरे साथ चल रही है ना बिटिया? आपके साथ? आपके साथ कहाँ? आप मेरे घर नहीं जा रही है ना? नहीं बिटिया, सबसे पहले हमरा गांव जाना है। गांव में हमरा बहुत काम अधूरा है। जानत हो ना, हम सब अधूरे काम को पूरा करना है। हमका सब दुश्मन को अब हमारे हाथ से कोयो ना बचा सकेगा, कोयो ना। पर हम लोग गांव क्यों जा रहे हैं? भैरव और यति तो यहीं शहर में है। ए बिटिया, भैरव से लड़त हुए हमरा इतना साल हो गए, और जानत हो हर बार भैरव जिंदा कैसे बच जात है? काहे कि वो हमेशा झुंड में रहा था बिटिया। लकड़ी के गट्ठर को तोड़ना बहुत मुश्किल होवे है, लेकिन एक एक लकड़ी को तोड़न बहुत आसान होवत है। तो क्या इस बार आप एक एक को मारेंगी? हाँ बिटिया, हाँ, सब को अलग अलग करके। किरण देवी की बात सुनकर सुमन एक पल के लिए चुप रही और फिर मुस्कुराती हुई किरण देवी को देखने लगी। ठीक है, मैं भी आपके साथ चलूंगी। अब हम दोनों मिलकर सबसे पहले भैरव और यति को सहारा देने वाले पिलर को तोड़ेंगे, फिर उन दोनों के लिए हमेशा खड़े रहने वाले गांव वालों को। किरण देवी भी सुमन की आंखों में मौजूद दृढ़ इरादों को देख मुस्कुरा उठी। वो सुमन के कंधे पर शाबाशी से हाथ रखकर अर्नब की तरफ देखने लगी। देख रहे हो ना अर्नब बेटवा, अगर तू भी हमारी सुमन जीतता होशियार रहता ना, आज तक हमरा बदला पूरा हो जात। अब चल, देर ना कर, गाड़ी चालू कर बेटवा और गांव चल। किरण देवी की बात सुनकर अर्नब ने तुरंत गाड़ी स्टार्ट कर दी, जबकि किरण देवी और सुमन धीरे से कार में आकर बैठ गईं। किरण देवी और सुमन दोनों की आंखों में एक भयानक चमक थी। वो दोनों गांव की तरफ बढ़ते हुए बस यही चर्चा कर रहे थे कि आखिर गांव में जाकर वो लोग क्या क्या करने वाले हैं। किरण देवी और सुमन भैरव से बदला लेने के लिए गांव की ओर जा रहे थे, जबकि भैरव इन सब बातों से पूरी तरह से अनजान शची के साथ खेल रहा था। शची की हंसी पूरे कमरे में गूंज रही थी। चल मेरे घोड़े, टिक टिक टिक, दाएं मुड़ जा, टिक टिक टिक। शची को खुश करने के लिए घोड़ा बना भैरव भी बहुत खुश था, जबकि यति एक कोने में बैठी चुपचाप ये सब देख रही थी। उसके होठों पर तो एक मुस्कुराहट थी, लेकिन उसकी आंखों में हल्की सी उदासी के भाव थे। भैरव को शची के साथ इस तरह खुश देखकर उसे अंदर ही अंदर एक अजीब सी कसक महसूस हो रही थी। काश शची मेरी अपनी बेटी होती। काश शची भैरव को पापा कहकर बुलाती। काश अब तक मेरी कोख सुनी ना रहती। यति की आंखों में हल्की उदासी थी। वो शची को देखते हुए अपने ही ख्यालों में खोई हुई थी कि तभी शची भैरव के साथ खेलते खेलते यति के पास आ गई। यति माँ, मैंने बहुत बहुत घुड़सवारी कर ली। घुड़सवारी कर ली? तो बेटा अब क्या करोगी? अब मैं अपनी गुड़िया के साथ खेलूंगी और आप मेरे साथ खेलोगी। बोलो, आप खेलोगी ना? शची की खिलखिलाती आवाज सुनकर यति ने अपनी आंखों में मौजूद उदासी को तुरंत छिपा लिया। वो खुद को संभालती हुई तुरंत ही शची की गुड़िया लेकर उसके पास आ गई। क्यों नहीं खेलूंगी? क्या सिर्फ तुम्हारे भैरव चाचा ही तुम्हारे साथ खेलेंगे? चलो आओ, हम दोनों गुड़िया से खेलते हैं। यति शची के साथ किसी छोटी बच्ची की तरह गुड़िया से खेलने लगी, जबकि दूर खड़ा भैरव ये सब देख मन ही मन मुस्कुरा रहा था कि तभी अचानक उसका फोन बज उठा। भैरव ने देखा कि यह समर्थ का फोन था। उसने तुरंत ही फोन उठा लिया। दादा बोलिए, वहां सब ठीक तो है? हालत अब भी वैसे ही है भैरव। डॉक्टर
डॉक्टर शेखर को कोमा से बाहर लाने की कोशिश कर रहे हैं, पर लगता नहीं कि अब। समर्थ अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाया था। भैरव भी समर्थ की पूरी बात सुने बिना ही सब समझ गया था, लेकिन उसे भी समझ नहीं आ रहा था कि वो समर्थ को क्या कहे। तभी समर्थ ने ही बात घुमाते हुए कुछ और पूछना शुरू किया। भैरव, वो सब छोड़ो, मैंने दरअसल चची का हालचाल पूछने के लिए फोन किया था। तुम तो जानते ही हो, उसकी दादी यति का नाम सुनते ही जल कर राख हो जाती है। वो कह रही थी कि जरा मैं यति से पूछ लूं कि चची की तबीयत अब कैसी है। वो अब ठीक है दादा। अभी यति ही उसके साथ खेल रही है। यति भी गुड़िया के साथ खेलती हुई अभी बच्ची बनी पड़ी है। भैरव की बात सुन समर्थ भी हल्का सा मुस्कुरा उठा। यति की आदत है बच्चों के साथ बच्चा बन जाने की। वैसे भैरव, आज तुम अस्पताल आओगे क्या? वो मुझे गांव की बहुत याद आ रही थी, सोच रहा था वहां से एक बार हो आऊं। हड़बड़ी में मैं कुछ कपड़े वपड़े भी नहीं ला पाया था। दादा मैं शाम को आता हूं ना। अभी शची और यति के लिए बाजार से कुछ सामान भी लाना था, और घर में सब्जियां भी नहीं हैं। ये सब लेकर आता हूं, फिर आपके पास आ जाऊंगा। ठीक है भैरव। समर्थ के चेहरे पर अपने गांव की यादें साफ झलक रही थी। वैसे भी पूरी जिंदगी गांव में गुजारने वाले शख्स के लिए शहर में एक भी दिन गुजारना भारी होता है। उसने खुद में मुस्कुराते हुए फोन रख दिया। अगर भैरव शाम को आता है तो मैं शाम को ही यहां से निकल जाऊंगा और अगली शाम को फिर से वापस आ जाऊंगा। समर्थ की आंखों में गांव की पुरानी यादें झलक रही थी। वो भैरव के आने के साथ ही गांव जाने के बारे में सोच रहा था, जबकि दूसरी तरफ सुमन, अर्नब और किरण देवी अब तक गांव आ पहुंचे थे। गांव का माहौल पूरी तरह से शांत था। जब से गांव में मालती यानी किरण देवी का दाह संस्कार किया गया, तब से सभी ये मानते थे कि किरण देवी का आतंक हमेशा के लिए खत्म हो चुका है। कुछ गांव वाले खेतों में अपने काम में लगे हुए थे, जबकि कुछ अपनी गाय, भैंस और बकरियों को चराते हुए घर की ओर वापस लौट रहे थे। लेकिन तभी जैसे ही कुछ गांव वालों को दूर से किरण देवी की छवि दिखी, वैसे ही माहौल अचानक से बदलने लगा। अर्नब गाड़ी धीरे धीरे गांव के अंदर ला रहा था। रास्ते से गुजर रहे लोग हैरानी से खिड़की के पास बैठी किरण देवी को देख रहे थे। सभी के चेहरे पर आश्चर्य के भाव थे, और अर्नब ने जैसे ही अपनी गाड़ी गांव के चौक पर लगाई, वैसे ही लोग धीरे धीरे चौक पर इकट्ठा होने लगे। चौराहे पर मौजूद हर शख्स के चेहरों पर हैरानी और डर के भाव साफ झलक रहे थे। हर कोई ये देखकर दंग रह गया था कि जो किरण देवी मर चुकी है, वो अचानक उनके सामने जिंदा कैसे हो सकती है। किसी को भी अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। सभी हैरत से आपस में बुदबुदा रहे थे। ये कैसे हो सकता है? किरण देवी तो मर गई थी ना। मौत के बाद तो किसी का भी लौटना संभव ही नहीं। हाँ भाई, मैंने तो खुद उसे कुएं में गिरते हुए देखा था, लेकिन अब ये क्या हो रहा है? दादा ये असंभव है दादा। हमने खुद अपनी आंखों के सामने उसका अंतिम संस्कार होते देखा है। ये किरण देवी नहीं हो सकती। अरे किरण देवी नहीं तो फिर ये किरण देवी जैसी दिखने वाली बुढ़िया कौन है भाई? देख उसके साथ तो उसका वो वफादार अर्नब भी है। मर्दे, कहीं ये किरण देवी की आत्मा तो नहीं? गांव वाले किरण देवी को अपने सामने जिंदा देख पूरी तरह से डर गए थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि किरण देवी जिंदा कैसे हो सकती है। वो सभी ये जानते थे कि किरण देवी आतंक का दूसरा नाम है, और अगर वो सच में जिंदा है तो इसका मतलब है कि अब गांव पर कोई नई मुसीबत टूटने वाली है। मर्दे, अगर ये सच में किरण देवी है तो इसका मतलब कुछ बहुत बुरा होने वाला है। जल्दी घर चलो भाई, घर चलो। अरे भागो भाई भागो। किरण देवी भी गांव वालों की फुसफुसाहट सुन रही थी, और गांव वालों के डर से भरे चेहरों को देख उसके होठों पर एक शातिर मुस्कान फैल गई थी। सुमन भी उसके बगल में खड़ी थी, और उसके चेहरे पर भी ऐसी मुस्कान थी जैसे मानो वो खुद को भी इस पूरे खेल का हिस्सा मानने लगी हो। किरण देवी के साथ खड़ा होने पर उसे एक अजीब तरह की ताकत का एहसास हो रहा था।
इधर गांव वाले अभी भी किरण देवी को देखकर फुसफुसा रहे थे कि तभी किरण देवी ने अपने हाथों में मौजूद लाठी को नीचे फेंक दिया और वो अपनी कमर सीधी करती हुई एकदम चौक के बीच में आ गई। का हुआ रे गांव वालन लोगन, हमरा देख के तुम लोगन इतना डर काहे रहे हो? हमने तुम लोगन से कहा था ना कि हम कबोई गांव के चैन से रहन ना देंगे। देख हम लौट आई हूँ और इस बार हम सब कुछ खत्म करके ही जाएंगे। किरण देवी की धमकी सुनकर गांव वालों की फुसफुसाहटें और डर से भरी आवाजें और तेज हो गईं। लोग तुरंत ही उससे नजरें चुराते हुए इधर उधर देखने लगे। उनके चेहरों से साफ लग रहा था कि जैसे उन्होंने किरण देवी को नहीं बल्कि अपनी मौत को देख लिया हो। कुछ लोग तो गांव छोड़कर भागने की बात करने लगे थे। मर्दे, भगवान बचाए इस औरत से। मैं तो चला गांव छोड़कर। वैसे भी हमरा बिटवा और बीवी मायके में है, वहीं से सीधे कहीं और निकल जाएंगे। हाँ भाई, हम निकल जाएंगे। ये किरण देवी फिर से गांव पर कहर बरपान आई है। मैं तो कहती हूँ कि हम सब लोगों को यहाँ से भाग जाना चाहिए, काहे कि ये बार इस सन की बुढ़िया पूरी पागल हो गई है। साली सबको मारने की बात बोल रही है। किरण देवी की वापसी ने गांव में फिर से दहशत का माहौल वापस ला दिया था। सभी गांव वाले जानते थे कि किरण देवी का मर कर भी वापस आना उनके लिए किसी तरह से अच्छा नहीं हो सकता। वो उसकी ताकत और उसके इरादों से पहले ही वाकिफ थे। इधर गांव वालों के चेहरों पर मौत के भाव देखकर किरण देवी जोर जोर से हंसने लगी थी। जितना भाग सकते हो भाग लो गांव के कीड़ों, लेकिन ये बार हमसे कोनू नहीं बचेगा। तुम लोगों ने हमारी मालती को मारा है ना, ये बार हम गांव में ककरो जिंदा ना छोड़ा, ककरो ना। किरण देवी के डर से गांव में लोग इधर उधर भागने लगे थे। उनमें से किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी कि किरण देवी का सामना कर सके। वहीं दूसरी ओर गांव में मौजूद कार्तिक को किरण देवी के आने की बात की कोई खबर नहीं थी। वो अपने घर में पशुओं के लिए चारा काटने में व्यस्त था। तभी उसके दरवाजे पर दस्तक हुई। कई सारे गांव वाले एक साथ उसके दरवाजे पर जोर जोर से खटखटा रहे थे। छोटे ठाकुर, छोटे ठाकुर, जल्दी दरवाजा खोलिए, जल्दी दरवाजा खोलिए छोटे ठाकुर। गांव वालों की डर भरी आवाज सुनकर कार्तिक तुरंत ही चौंक गया। अरे ये क्या, गांव वाले मुझे इस तरह क्यों बुला रही हैं? आखिर ऐसा क्या हो गया? कार्तिक हड़बड़ाते हुए हैरानी में दरवाजे की ओर बढ़ा और दरवाजा खोलते ही उसने डर से भरे गांव वालों को देखा और उनकी बातें सुनते ही वो खुद भी हैरान हो गया। छोटे ठाकुर, गांव में बहुत बड़ी मुसीबत आ पड़ी है। किरण देवी मौत के बाद भी वापस आ गई है। हम लोगों ने चौराहे पर देखा है, वो चुड़ैल जिंदा है। छोटे ठाकुर, वो जिंदा है। ये क्या बकवास कर रहे हो रामलाल? किरण देवी तो मर चुकी थी, वो कैसे जिंदा हो सकती है? अरे तुम लोगों ने उसे जिंदा कैसे देख लिया? तुम लोग भरी दोपहरी में देसी चढ़ा कर आए हो क्या? अरे नहीं नहीं कार्तिक बाबू, हम लोगों ने देसी नहीं चढ़ाई है। हम अपने छोटे छोटे बच्चा लोग का कसम खाते हैं कि रामलाल सच बोल रहा है। हम लोग खुद उसे चौराहे से चलते हुए देख कर आए हैं। उसकी चाल, उसकी आवाज, सब कुछ वैसा ही था जैसा पहले था। पहले जैसा क्या? अरे दादा, तू तो इस बार और भी खतरनाक लग रही है। वो सच में किरण देवी ही है दादा, वो सच में वापस आ गई है। हाँ छोटे ठाकुर, वो किरण देवी ही है और उसके साथ वो अर्नब और एक शहरी मेम साहब भी हैं। गांव वालों की बातें सुनकर कार्तिक की तेज सांसें हो गईं। उसका दिल जोर से धड़कने लगा। उसके चेहरे पर अब गहरी चिंता और डर के भाव आ गए। उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि किरण देवी जिंदा हो सकती है। उसने खुद भी उसकी मौत देखी थी, लेकिन अब गांव वालों की बातें और कस्में उसे सच्चाई का एहसास करा रही थी। वो समझ चुका था कि कुछ तो गड़बड़ है। अगर तुम लोग सही कह रहे हो तो इसका मतलब कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। मैं तुरंत समर्थ भैया और भैरव दादा को इस बारे में बताता हूँ। इतना कहते हुए कार्तिक घबराते हुए घर के अंदर आया और तुरंत फोन उठाकर समर्थ को कॉल लगाने लगा। अस्पताल में मौजूद समर्थ ने भी कार्तिक का फोन देखा तो उसने तुरंत फोन उठा लिया। हेलो समर्थ भैया, आप कहाँ हैं समर्थ भैया? अचानक से कार्तिक की घबराई आवाज सुनकर समर्थ भी बुरी तरह से चौंक गया। कार्तिक, क्या हुआ कार्तिक? तुम ठीक तो हो?
तुम इतने घबराए हुए क्यों हो? क्या बात है? सब ठीक तो है? भैया भैया आप जल्दी से गांव वापस आ जाइए भैया। वो किरण देवी जिंदा है और वो वापस आ गई है। क्या? ये तुम क्या कह रहे हो कार्तिक? ये कैसे हो सकता है? ये तो असंभव है। भैया मैं खुद भी पहले यकीन नहीं कर रहा था, लेकिन गांव वाले कसम खा रहे हैं कि उन्होंने उसे जिंदा देखा है। रामू तो अपने बच्चे की कसम खा रहा है। गांव में लोग अपना सामान लेकर गांव छोड़कर भाग रहे हैं। चारों तरफ दहशत का माहौल है। सब बोल रहे हैं कि उसकी चाल, उसकी आवाज, सब कुछ वैसा का वैसा ही है। वो किरण देवी ही है। आप जल्दी आ जाइए भैया। मुझे बहुत डर लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि यहाँ कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। समर्थ के चेहरे पर चिंता और हैरानी के भाव उभर आए थे। उसकी सांसें भारी होने लगी थीं। उसे अब भी यकीन नहीं हो रहा था कि किरण देवी किसी भी तरह से जिंदा हो सकती है, लेकिन कार्तिक की आवाज में मौजूद डर ने उसे अंदर तक हिला दिया था। वो समझ चुका था कि गांव में कुछ तो गड़बड़ है। उसने तुरंत भैरव को फोन करने का फैसला किया। ठीक है कार्तिक, मैं समझ गया, मैं आता हूँ। भैया भैरव दादा को भी ये बता दीजिएगा। हाँ कार्तिक, मैं भैरव से बात करता हूँ और मैं जल्द ही गांव आता हूँ। और हाँ, जब तक मैं वापस ना आऊं तब तक कोई खतरा मत लेना। ठीक है भैया। कार्तिक की आवाज सुनकर समर्थ ने तेजी से फोन रखा और तुरंत भैरव को फोन लगाने लगा, लेकिन फोन की घंटी बजती रही और भैरव ने फोन नहीं उठाया। दरअसल भैरव के बाजार जाने और यति का शची के साथ व्यस्त रहने की वजह से कोई भी फोन नहीं उठा रहा था, जबकि किसी के भी फोन ना उठाने की वजह से समर्थ काफी परेशान हो गया था। भैरव फोन क्यों नहीं उठा रहा? उसे ये खबर सुनानी बहुत जरूरी है। अब मैं क्या करूं? समर्थ समझ नहीं पा रहा था कि आखिर अब वो क्या करे, और तभी उसकी नजर कॉरिडोर में बैठी विमला देवी पर पड़ी तो वो तुरंत ही उसके पास पहुंच गया। इधर विमला देवी शेखर के कोमा में जाने की वजह से बेहद परेशान थी। जैसे ही उसने समर्थ के चेहरे पर परेशानी और बेचैनी के भाव देखे, वैसे ही वो चौंक गई। क्या हुआ समर्थ? परेशान लग रहे हो? हालांकि विमला देवी ने अस्पताल आने के बाद ना तो भैरव से और ना ही यति से कोई बात की थी। यति को देखकर तो उसका खून खौलने लगता था, लेकिन जब से उसने समर्थ की आंखों में शेखर के लिए चिंता देखी थी, तब से वो समर्थ को अच्छा मानने लगी थी। एक समर्थ ही था जिससे वो अच्छे तरीके से बात कर रही थी। इधर विमला देवी के सवाल पर समर्थ ने धीरे से जवाब दिया। अम्मा, मुझे कुछ जरूरी काम से गांव जाना होगा। गांव? इस वक्त? लेकिन शेखर की हालत अभी भी नाजुक है। तुम उसे छोड़कर कैसे जा सकते हो? मैं जानता हूँ अम्मा, लेकिन गांव में कुछ गड़बड़ हो रहा है और मेरा भाई कार्तिक वहां अकेला है। वहां की स्थिति संभालने के लिए मुझे वहां जाना ही होगा। मैंने भैरव से भी बात करने की कोशिश की, लेकिन उसने फोन उठाया ही नहीं। बेटा बुरा मत मानना, लेकिन मुझे तुम्हारे सिवा किसी पर विश्वास नहीं है, ना तुम्हारे भाई पर और ना ही यति पर। बेटा तुम्हारा गांव जाना जरूरी है क्या? मतलब तुम यहाँ रुक नहीं सकते? अम्मा, अगर जरूरी नहीं होता तो मैं गांव जाता ही नहीं। अम्मा, शेखर मेरा भाई जैसा है। मैं वादा करता हूँ कि जल्द ही गांव का काम खत्म करके लौट आऊंगा। तब तक आप यहाँ शेखर का ध्यान रखिएगा। विमला देवी की आंखों में चिंता के भाव उभर आए थे। वो समर्थ को रोकना चाहती थी, लेकिन उसने आगे कुछ नहीं कहा और समर्थ को वहां से जाने का इशारा कर दिया। समर्थ ने भी हल्की मुस्कान के साथ विमला देवी की तरफ देखा और तुरंत ही अस्पताल से बाहर निकल गया। अस्पताल से बाहर निकलते ही समर्थ अपनी गाड़ी में बैठा और तेजी से गांव की ओर निकल पड़ा। उसकी आंखों में चिंता और बेचैनी साफ झलक रही थी। कार्तिक की आवाज में मौजूद डर और गांव वालों की बातें उसे लगातार परेशान कर रही थी। उसे यकीन हो चुका था कि गांव में किरण देवी के रूप में कोई बड़ी मुसीबत आने वाली है। साथ ही भैरव से बात न हो पाना भी उसकी चिंता को बढ़ा रहा था। भैरव से बात नहीं हो पाई, लेकिन जब वो अस्पताल पहुंचेगा तब उसे मेरे गांव जाने की बात पता चल ही जाएगी। फिलहाल मुझे जल्दी से गांव पहुंचना होगा। पता नहीं वहां क्या हो रहा होगा।
खुद में इतना सोचते हुए समर्थ ने अपनी गाड़ी की रफ्तार तेज कर दी और गांव की ओर निकल पड़ा। समर्थ गांव की तरफ लौट रहा था, जबकि दूसरी ओर किरण देवी गांव में अपनी वापसी से दहशत फैलाने के बाद अब गांव से बाहर जाने की ओर बढ़ने लगी। हालांकि सुमन को ये सब कुछ काफी अजीब लग रहा था। हम लोग अब कहाँ जा रहे हैं? सुमन के सवाल पर किरण देवी मुस्कुराती हुई गांव से दूर पहाड़ियों की ओर देखने लगी। गांव में अभी सिर्फ दहशत फैली है छोरी, अभी आतंक फैलाना बाकी है। आतंक? हाँ छोरी, आतंक। बस तू देखती जा। सुमन को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। वो चुपचाप खिड़की से बाहर देखते हुए लगातार पास आती हुई पहाड़ियों को देख रही थी, जबकि अर्नब उन कच्चे पक्के रास्तों से गाड़ी चलाता हुआ जल्द ही उन पहाड़ियों के बीच एक खंडहर नुमा हवेली के पास आ गया। सुमन ने देखा कि हवेली की दीवारें जगह जगह से टूटी हुई थी। दीवारों पर मोटी धूल जमा हुई थी और चारों तरफ सन्नाटा पसरा हुआ था। यहाँ तो कोई नहीं है। बिटिया, सभी लोगन यही हैं। बस तू देखती जा, अभी खेला शुरू ना हुई है। किरण देवी ने इतना ही कहा था कि तभी अचानक चारों ओर से लोगों के तेज चिल्लाने की आवाजें आईं और सुमन कुछ समझ पाती उससे पहले ही उसने देखा कि उनकी गाड़ी को चारों ओर से हथियारबंद लोगों ने घेर लिया। सुमन को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था और तभी उसने जैसे ही सामने से आते जोरावर सिंह को देखा, वैसे ही वो सारा माजरा समझ गई। अच्छा, अब समझी। तो किरण देवी यहाँ जोरावर से मिलने आई है। सुमन शांत नजरों से जोरावर सिंह को देख रही थी, जबकि जोरावर सिंह पूरी सावधानी से उन लोगों की कार के पास आया। दरअसल गांव से भागने के बाद जोरावर सिंह यहीं छिपा था और उसने बस सुरक्षा के लिए ही अपने डाकुओं को गुरिल्ला तकनीक सिखाई थी, जिसमें उसके डाकू छिपकर रहते थे और खतरा आने पर अचानक सामने निकल आते थे। जोरावर ने ऐसा इसीलिए किया था ताकि वो अपने किसी भी दुश्मन को अपने अड्डे पर आने के बाद आसानी से मार सके। वो पूरी सावधानी से आगे बढ़ा और जैसे ही उसने कार के अंदर बैठी किरण देवी को देखा, वो बुरी तरह से चौंक गया। उसकी धड़कनें अचानक से तेज हो गईं और वो घबराते हुए 2 कदम पीछे हट गया। किरण देवी, ये असंभव है। तुम जिंदा हो? ये हो ही नहीं सकता। जोरावर के साथ साथ उसके डाकुओं की भी हालत खराब होने लगी। उन्होंने डर के मारे अपनी बंदूकें नीचे कर लीं कि कहीं ये किरण देवी की आत्मा तो नहीं है। इधर किरण देवी ने जब डाकुओं के चेहरे पर डर के भाव देखे, तब वो अचानक मुस्कुराती हुई गाड़ी से बाहर निकली। हम जिंदा हैं जोरावर, और जब तक हम अपने दुश्मनों को खात्मा नहीं कर लेते, तब तक जिंदा ही रहेंगे। जोरावर डरते हुए आगे आया। वो लगातार अपनी पलकें झपका रहा था और उसने अपनी जीभ काटकर यह भी देखा कि वो जो देख रहा है वो सच है या नहीं। नहीं, मैं जो देख रहा हूं वो सच है। मेरे सामने किरण देवी की कोई आत्मा नहीं, बल्कि सच में किरण देवी ही है। जोरावर समझ चुका था कि वो जो देख रहा है वो कोई भ्रम नहीं बल्कि सच्चाई है। किरण देवी, ये कैसे मुमकिन हो सकता है? तुम मरने के बाद भी वापस कैसे आ सकती हो? हमसे तो वापस आने की बात तू ना ही पूछ जोरावर, वही तेरे लिए अच्छा रहेगा। याद कर, तू हमारी मदद करे के बजाय हमका अकेला छोड़कर भाग गया था। किरण देवी की बात सुनकर जोरावर सिहर गया। दरअसल भैरव ने मालती को किरण देवी समझकर मालती के साथ जो किया था उसके बारे में अर्नब ने किरण देवी को सब कुछ बता दिया था। इसीलिए किरण देवी गांव में घटी हर घटना के बारे में अच्छे से जान रही थी। जबकि इधर जोरावर ये सोचकर डर से भर गया कि जब किरण देवी को अपनी मौत से ठीक पहले की बात याद है तो कहीं उसके पास सच में कोई काली शक्ति तो नहीं। वो अब किरण देवी से पूरी सावधानी बरतते हुए बात कर रहा था। किरण देवी, अगर मैं उस वक्त रुकता तो तुम भी जानती हो कि भैरव मुझे भी मार देता। लेकिन किरण देवी, जो कुछ हुआ उसके लिए मैं तुमसे माफी मांगता हूं। पर वो सब छोड़ो और ये बताओ, तुम मुझसे क्या चाहती हो? हम तो का पहले ही बता चुके हैं कि हम क्या चाहते हैं जोरावर।
अब बस हमें तो उसे मदद चाहिए। हमका पूरा ठाकुर खानदान के मिटाई के है। बताओ, तू ही दोगे हमरा साथ? किरण देवी के इस सवाल पर जोरावर एक पल के लिए सोच में पड़ गया। उसके चेहरे पर दुविधा के भाव साफ दिखाई देने लगे थे। वो जानता था कि किरण देवी की वजह से हर बार उसके कई साथी मारे गए थे। उसके चेहरे पर अपने बेटों आकू सिंह और बाकू सिंह को खोने का दुख साफ झलक रहा था। इधर जोरावर को गहरी सोच में डूबा देखकर किरण देवी के चेहरे पर भी चिंता के भाव आने लगे थे। अगर जोरावर ने हमरा साथ नहीं दिया तो हमारे लिए परेशानी और ज्यादा बढ़ जाएगी। हम पहले ही अपनी बेटी मालती को खो चुकन हैं। अब हम अपनी बेटी की मौत का बदला लिए बिना चैन से ना बैठ सकत। हम का जोरावर को मनाना ही होगा। किरण देवी ये सोचकर परेशान थी कि जोरावर सच में उसका साथ देगा या नहीं। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो जोरावर को कैसे अपना साथ देने के लिए मनाए। और तभी अचानक उसके मन में एक ख्याल आया और वो तुरंत ही मुस्कुराती हुई जोरावर के पास पहुंची। अगर तू ही मना करन चाहत हा तो कौनो बात ना जोरावर। ई बार हम जब तोरे हम आकू सिंह और बाकू सिंह से मिलूंगी तब उन्हें बता दूंगी कि उनके बाप ने उनका बदला लेने के लिए इनकार कर दिया हो। क्या कहा? आकू बाकू? किरण देवी, तुम हमारे दोनों बेटों से मिली थी? हाँ जोरावर, मरण के बाद आत्माओं से मिल सकत हैं। तो हर दोनों बेटवन की आत्माएं इस बात पर बहुते दुखी थी कि अभी तक उनकी मौत का बदला नहीं लिया गया है। और अफसोस वो अभी और भी उदास रहेंगे काहे कि तू ही लोग तो हमरा साथ दोगे नहीं। इतना कहती हुई किरण देवी तुरंत ही अर्नब की ओर मुड़ गई। चल रे अर्नब बिटुआ, हम लोगन गलत जगह पे आई गए थे। यहाँ एक कमजोर बाप रहत है जेकरा इतना भी औकात नहीं कि वो अपन बेटवन की मौत का बदला ले सके। अर्नब ने तेजी से अपने आसपास खड़े हथियारबंद डाकुओं को देखा और अपनी ड्राइविंग सीट पर आ बैठा। वो लोग अब वहां से जाने ही वाले थे कि तभी अचानक पीछे से जोरावर सिंह की कड़क आवाज सुनाई दी। ए, रुक जाओ। ठीक है, मैं तुम्हारा साथ दूंगा, लेकिन ये बताओ कि आखिर ये सब होगा कैसे? जोरावर, ठाकुर खानदान में बस 3 गो ही मर्दन बचे हैं। हमारी योजना सीधा सा है कि अब की हम इन 3 मर्दन को अलग अलग करके मारेंगे। जोरावर ने पहले तो अपने मन में कुछ सोचा और फिर धीरे से हाँ में सिर हिलाने लगा। ठीक है किरण देवी, जो तुम चाहती हो वैसा ही होगा। अब हम मिलकर ठाकुर खानदान को जड़ से मिटा देंगे। तुम्हारे साथ साथ अब मेरे भी बेटों का बदला पूरा हो जाएगा। किरण देवी की आंखों में अब एक अलग ही चमक आ गई थी। अब कोई ना बचेगा। हर वो शख्स जिन्हें हमका चोट पहुंचाई, हम उसका मिटा दूंगी। मालती हमारी बेटी, तेरी मौत का बदला लेने का वक्त आ गया है बेटी, आ गया है। इधर एक तरफ किरण देवी भैरव के खिलाफ एक ऐसी साजिश रच रही थी जिससे इस बार शायद ही भैरव बच पाता, जबकि वहीं दूसरी ओर इन सब बातों से पूरी तरह अनजान भैरव बाजार से वापस आ गया था। उसने अपने हाथों में सब्जी और सामान का झोला थाम रखा था और वो आहिस्ता से दरवाजा खोलते हुए अंदर आ गया। घर के अंदर हल्की हलचल थी। शची और यति की हंसी और खिलखिलाहट बाहर दरवाजे तक सुनाई दे रही थी। भैरव खुद भी मुस्कुराते हुए अंदर आया, लेकिन तभी अचानक उसे टेबल पर रखे अपने फोन की लगातार बजने की आवाज सुनाई दी। उसने देखा कि उसका फोन लगातार बज रहा था। अरे गुड़िया, तुमने फोन क्यों नहीं उठाया? देखो ये फोन कब से बज रहा है। यति शची के साथ बच्ची बनकर खेलने में मस्त थी। तभी भैरव की हल्की ऊंची आवाज सुन वो एकदम से चौंक गई। वो तुरंत ही शची को छोड़कर बाहर आई और
उसने भी जब लगातार बजते हुए फोन को देखा तब उसने अपने सिर पर हाथ रख लिया। अरे, शची के साथ खेलने में इतनी ज्यादा व्यस्त हो गई कि मुझे फोन पर ध्यान ही नहीं गया। यति की बात सुन भैरव ने हल्की मुस्कान के साथ यति को देखा और तुरंत ही फोन की तरफ बढ़ गया। वो जानता था कि समर्थ ने उसे शाम में हॉस्पिटल आने की बात कही थी। उसे ऐसा लग रहा था कि शायद ये समर्थ का ही फोन हो, लेकिन भैरव ने जैसे ही फोन उठाया वैसे ही उसे पता चला कि ये कोई और नहीं बल्कि विमला देवी का फोन था। हाँ अम्मा, बोलिए। भैरव शांत आवाज में विमला देवी से बात कर रहा था, पर तभी दूसरी तरफ से विमला देवी की घबराई आवाज सुन भैरव के चेहरे पर भी परेशानी की लकीरें आ गई। भैरव, जल्दी से शची को लेकर अस्पताल आओ, अभी के अभी। पर क्या हुआ अम्मा? आप इतनी घबराई हुई क्यों हैं? वो तुम्हें समझ नहीं आता क्या? मैंने तुम्हें शची को लेकर अस्पताल आने को कहा। अभी कुछ मत पूछो, बस जल्दी से शची को लेकर आओ। इतना कहकर विमला देवी ने तुरंत फोन काट दिया, जबकि विमला देवी की घबराहट भरी बातें सुनकर भैरव के चेहरे पर चिंता की लकीरें साफ दिखाई देने लगी थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ऐसा क्या हो गया है जो अम्मा इस तरह से बात कर रही थी। वो तुरंत यची और शची की ओर मुड़ा। गुड़िया, हमें तुरंत अस्पताल जाना होगा। शची की दादी ने फोन किया था, वो बोल रही थी कि शची को लेकर आओ। पर भैरव, क्या हुआ? शची को अस्पताल क्यों लेकर जाना है? वहां सब ठीक तो है ना? या फिर वो शची को हमारे साथ रखना ही नहीं चाहती? मुझे नहीं पता गुड़िया, लेकिन अम्मा बहुत घबराई हुई थी। हमें जल्दी चलना होगा। भैरव की बात सुनकर यति के चेहरे पर भी चिंता के भाव आ गए। वो तुरंत ही शची को लेकर कमरे से बाहर आई और फिर वो दोनों तेजी से शची को लेकर अस्पताल की ओर निकल गए। विमला देवी की घबराई आवाज की वजह से भैरव तेजी से गाड़ी चला रहा था और इसीलिए वो लोग जल्दी ही अस्पताल भी पहुंच गए। अस्पताल के अंदर भैरव ने देखा कि विमला देवी वेटिंग एरिया में खड़ी थी। उसके चेहरे पर परेशानी दूर से ही दिखाई दे रही थी और उनकी आंखों के कोनों में हल्के आंसू झलक रहे थे। इधर जैसे ही विमला देवी की नजर शची पर पड़ी, वैसे ही उसने तुरंत अपनी नजरें चुराते हुए दूसरी ओर मुंह फेर लिया। भैरव को यह बहुत अजीब लगा कि जिसने शची को लेकर आने को कहा था, अब वो शची से नजरें क्यों चुरा रही है। वो आहिस्ता से विमला देवी के पास आ गया। अम्मा, माफ कीजिएगा, थोड़ा लेट हो गया, पर क्या हुआ? आप फोन पर इतनी घबराई हुई क्यों थी? विमला देवी ने दूर खड़ी अपनी पोती शची को देखा और फिर अचानक नम आंखों से भैरव की तरफ देखने लगी। भैरव, शेखर नहीं रहा। क्या ये आप क्या कह रही हैं अम्मा? सच, मैं सच कह रही हूँ भैरव। पता नहीं मैं अपनी पोती को ये सब कैसे बता पाऊंगी। भैरव का चेहरा भी अचानक सपाट हो गया था, जैसे किसी पत्थर की मूरत हो। उधर शची के साथ खड़ी यति ने भी जब ये सब देखा तो वो समझ गई कि यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। वो धीरे से भैरव के पास आई। वो भैरव से सब कुछ पूछना चाहती थी, तभी वहां एक डॉक्टर आ पहुंचा। उस डॉक्टर के हाथों में शेखर के मेडिकल रिकॉर्ड्स थे। मिस यति, हम पूरी कोशिश कर रहे थे, लेकिन हम शेखर को कोमा से बाहर नहीं ला सके। उसकी हालत लगातार बिगड़ती चली गई और हम उसे बचा नहीं पाए। डॉक्टर की बात सुनकर पूरा माहौल गमगीन हो गया। भैरव को विश्वास ही नहीं हो रहा था कि शेखर अब इस दुनिया में नहीं रहा। वो किसी कठोर पत्थर की तरह खड़ा का खड़ा रह गया था। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं थे। इधर यति और विमला देवी की आंखों से आंसू बहने लगे। जब ये सब कुछ शची ने देखा तो वो भी घबरा गई और अपने छोटे छोटे कदमों से आकर यति का पल्लू पकड़ने लगी। यति माँ, मेरे पापा ठीक होने वाले हैं, है ना? शची की इस मासूमियत से भरे सवाल पर यति हिम्मत नहीं कर पाई कि वो झूठ बोल सके। वो नम आंखों से शची की ओर देखने लगी। शची बेटा, पापा, तुम्हारे पापा हमारे बीच नहीं रहे।
शेखर की मौत ने अस्पताल के पूरे माहौल को गमगीन बना दिया था। शची और यति रोई जा रही थी, जबकि भैरव इस वक्त समझ ही नहीं पा रहा था कि आखिर वो क्या करे और क्या नहीं। वो शेखर के दूसरे रिश्तेदारों को फोन करने में लग गया था और उसे ध्यान आया कि समर्थ को भी शेखर की मौत के बारे में कुछ नहीं पता। समर्थ दादा जरूर गांव निकल गए होंगे। मुझे खुद ही उन्हें इस बारे में बताना होगा। इतना कहते हुए भैरव तुरंत ही समर्थ का नंबर डायल करने लगा, लेकिन शायद गांव के रास्ते में रहने की वजह से समर्थ का कॉल ही नहीं लग रहा था। जरूर समर्थ दादा ऐसी जगह होंगे जहां मोबाइल का टावर ही ना हो। मैं बाद में उन्हें फोन लगाता हूं। खुद में इतना कहते हुए भैरव ने गहरी सांस लेते हुए फोन नीचे रख दिया और यति के पास आ गया। वो जानता था कि उसे यति और शची को भी संभालना है। भैरव समर्थ से बात नहीं कर पाया था, जबकि वहीं दूसरी ओर समर्थ अपनी गाड़ी को तेज रफ्तार में भगाता हुआ गांव के काफी करीब आ पहुंचा था। फोन पर कार्तिक की बातों को सुनने की वजह से उसकी आंखों में चिंता और गुस्से की लकीरें साफ दिख रही थी। मैं नहीं जानता गांव में सच में किरण देवी की वापसी हुई है या नहीं, लेकिन मुझे गांव जल्दी पहुंचना होगा। वहां कुछ ना कुछ तो गड़बड़ जरूर है। इतना कहते हुए समर्थ ने अपनी गाड़ी की रफ्तार और बढ़ा दी। वो तेजी से गांव की ओर बढ़ रहा था, लेकिन तभी अचानक उसने देखा कि सामने कई घुड़सवार और कई सारी गाड़ियां उसी की ओर चली आ रही थी। ये क्या, घुड़सवार? और इनके हाथों में ये हथियार कैसे हैं? समर्थ को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, जबकि इधर इन घुड़सवारों और गाड़ी वालों ने जैसे ही समर्थ को गाड़ी में बैठे हुए देखा, वैसे ही वो सभी रुक गए। दरअसल घुड़सवारों और गाड़ियों का एक काफिला किसी और का नहीं बल्कि जोरावर सिंह और उसके डाकुओं का था। दरअसल जोरावर सिंह और किरण देवी अपने सारे डाकुओं को लेकर गांव की ओर इसीलिए आ रहा था ताकि वो गांव में अकेले मौजूद कार्तिक को मार सके। लेकिन जैसे ही उन्होंने गांव के अंदर घुस रहे समर्थ को देखा, वैसे ही वो सभी वहीं ठहर गए। समर्थ भी इन घुड़सवारों को देखकर कुछ समझ नहीं पा रहा था। उसे लगा कि ये गांव वाले हैं, इसीलिए वो गाड़ी रोककर बाहर चला आया था। लेकिन तभी किरण देवी और जोरावर सिंह के डाकुओं ने अचानक उसे चारों तरफ से घेर लिया। तुम लोग कौन हो? तुम लोगों ने मुझे क्यों घेरा है? जानते भी हो मैं कौन हूं? समर्थ अभी भी दूर जीप में मौजूद किरण देवी और जोरावर को पहचान नहीं पाया था, जबकि इधर जोरावर के सारे डाकू समर्थ को घेरते ही जोर जोर से हंसने लगे थे। तुझे कौन नहीं पहचानता समर्थ ठाकुर? साला खुद को बड़ा ठाकुर समझता है, लेकिन हमेशा उस भैरव के तलवे चाटता रहता है। उसे ही तू बड़ा ठाकुर क्यों नहीं बना दे रे नामर्द का बच्चा? हम लोगों ने तो तुझे पहचान लिया, अब तू भी हमें पहचान ले। तूने आज तक बहुत जख्म दिए हैं और आज तेरे उन सारे जख्मों का इलाज होगा। दम है तो खुद को बचा ले। डाकुओं की बात सुनकर समर्थ के चेहरे पर डर के भाव आ गए और तभी उसने जैसे ही दूर जीप से उतरते हुए जोरावर सिंह को देखा, वैसे ही उसे सारा मामला समझ में आ गया। आज तो पूरा फंसा। न तो मेरे पास कोई हथियार है और ना ही कोई मदद। आखिर इस मुसीबत का सामना मैं कैसे करूंगा? समर्थ को कोई रास्ता नहीं सूझ रहा था, पर बावजूद इसके वो डाकुओं के सामने सीना तानकर खड़ा हो गया। अच्छा, तो तुम लोग जोरावर के टट्टू हो। हिम्मत है तो सामने से लड़ो। आओ, माँ ने दूध पिलाया है तो एक एक करके आ जाओ। मैं भी देखूं कितनी औकात है तुम लोगों की। समर्थ की बात पर सारे डाकू उसे देखकर जोर जोर से हंसने लगे और तभी सभी डाकुओं ने एक साथ मिलकर समर्थ पर हमला कर दिया। समर्थ ने खुद को बचाने की कोशिश की, लेकिन अकेला होने की वजह से वो ज्यादा कुछ नहीं कर सका। डाकुओं की तेज धार वाली तलवारें लगातार समर्थ को घायल कर रही थी। तभी दूर अपने पशुओं को चराने वाले गांव वालों ने जब ये सब देखा तो वो तुरंत ही भागते हुए वहां आ गए। उन्हें मालूम नहीं था कि यहाँ क्या हो रहा था, लेकिन जैसे ही उन्होंने डाकुओं के बीच समर्थ को फंसा हुआ देखा, अचानक उनके होश उड़ गए। अरे ये तो बड़े ठाकुर हैं, हमें इनकी मदद करनी चाहिए। इतना कहकर कुछ गांव वाले समर्थ की मदद के लिए तुरंत ही डाकुओं की ओर दौड़े
लेकिन डाकुओं ने उन्हें भी घेर लिया और एक एक करके उन्हें भी मौत के घाट उतारना शुरू कर दिया। इधर कुछ ही दूरी पर इन सब चीजों पर नजर जमाए कुछ गांव वालों ने जब ये सब देखा तो वो तुरंत ही गांव की ओर वापस भागे। अरे भागो, इस काफिले में वो किरण देवी भी है और वही चुड़ैल सबको मरवा रही है। जल्दी से गांव वालों, बाकी लोगों को खबर करो, हम सब मिलकर आएंगे तभी हम कुछ कर सकते हैं। गांव वाले मदद के लिए चिल्लाते हुए गांव की ओर भाग रहे थे, जबकि समर्थ को बुरी तरह से लहूलुहान देख किरण देवी अब अपनी गाड़ी से उतर आई थी। उसके चेहरे पर गुस्से के भयानक भाव थे और वो इतराती हुई धीरे धीरे समर्थ के पास आ गई। का हाल है समर्थ बबुआ? बहुत बहादुर बनत फिरत रहे थे ना तुम। अब देखो तुझे कौनो अंजाम तक पहुंचा दिया है हमने। किरण देवी, तू जिंदा है? हाँ, जिंदा हूँ और तब तक जिंदा रहूंगी जब तक थारे बाकी दोनों भाइयों को थारे पास मृत्यु लोक ना भेज दूं। किरण देवी गुस्से से भरी हुई थी। उसने बिना कुछ सोचे समझे अपनी बंदूक निकाली और समर्थ के सीने पर रख दी। वो गोली चलाने से पहले गौर से समर्थ की आंखों में देख रही थी। वो समर्थ की आंखों में मौत का खौफ देखना चाहती थी, लेकिन समर्थ अपनी जिंदगी के इन आखिरी पलों में भी मुस्कुरा रहा था। हाँ, तुम मुझे मारकर भी कुछ नहीं कर पाओगी किरण देवी। मारना है तो मार दो मुझे, लेकिन उसके बाद भी तुम खाली हाथ ही रहोगी। तुझे कुछ ना मिलेगा किरण देवी। मिलेगा समर्थ, मिलेगा, सब मिलेगा। तो के मारे के साथ ही हमारे अंदर धड़क रही बदले की आग हमेशा के लिए शांत हो जाएगी। और जब मैं तेरे कार्तिक और भैरव को मारूंगी ना, तो वो आग हमेशा हमेशा के लिए बुझ जाएगी। इतना कहती हुई किरण देवी ने अपने जबड़े भींच लिए और ट्रिगर दबा दी। किरण देवी की गोली चलने की आवाज दूर गांव तक गूंजी थी, जबकि उसी पल समर्थ का शरीर किसी कटे पेड़ की तरह धड़ाम से जमीन पर ढेर हो गया। दूर झाड़ियों में छिपे हुए गांव वाले लोग ये सब देखकर हैरान रह गए थे, जबकि समर्थ को मारने के बाद भी किरण देवी का बदला शांत नहीं हुआ था। वो हराम के पिल्ला कार्तिक भी है गांव में। चलो, आज का भी काम तमाम कर ही दूंगी। इतना कहती हुई किरण देवी तुरंत ही अपने काफिले के साथ गांव के अंदर आ गई, लेकिन कार्तिक उसे गांव में कहीं नहीं मिला। दरअसल गांव वालों ने जैसे ही समर्थ को अपनी आंखों के सामने मरते हुए देखा, वैसे ही उन्होंने कार्तिक को गांव से बाहर भेज दिया था। वो जानते थे कि वो लोग किरण देवी से लड़ नहीं सकते, लेकिन कार्तिक की जान बचाना भी बहुत जरूरी था। इधर किरण देवी जब पूरे गांव में कार्तिक को ढूंढ नहीं पाई, तब उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया। गांव वालों की डन, तो ये लोग आज तो उस कार्तिकवा को हमरे हाथन से बचा ले रहे हो, पर देखना एक दिन हम ओह के भी परलोक पहुंचाकर ही दम लेंगे। इतना कहते हुए किरण देवी ने अपने डाकुओं की ओर इशारा किया और वो डाकू सड़क किनारे मौजूद सभी घरों में आग लगाते हुए गांव से निकल गए। समर्थ मर चुका था, जबकि वहीं दूर इन सब बातों से अनजान भैरव शहर में शेखर के अंतिम संस्कार में व्यस्त था। लेकिन तभी अचानक उसे गांव से कई लोगों के फोन एक साथ आने लगे। वो हैरान था कि आखिर सारे लोग उसे एक साथ ही फोन क्यों कर रहे हैं। उसने शमशान से थोड़ा हटकर फोन उठाया और जैसे ही उसे समर्थ की मौत के बारे में पता चला, उसके हाथ से फोन छूटकर नीचे गिर गया। भैरव की आंखों में आंसू देखकर यति भी तुरंत ही उसके पास आ गई। नहीं हो सकता। भैरव की बात सुनकर यति भी पूरी तरह से कांप गई। क्या हुआ भैरव? तुम रो क्यों रहे हो? दादा, समर्थ दादा नहीं रहे। यति, मुझे तुरंत गांव जाना होगा।
उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो भैरव से कुछ कह सके, जबकि भैरव वहीं शमशान से ही सीधा गांव की ओर निकल गया। वो तूफान से भी तेज रफ्तार से अपनी गाड़ी चला रहा था और गांव पहुंचते ही जैसे ही उसने समर्थ की लाश को लावारिस सड़क पर देखा, वो फूट फूट कर रोने लगा। नहीं, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। समर्थ भैया, तुम क्यों चले गए? तुम भी बाबा की तरह मुझे छोड़कर चले गए, मुझे अकेला छोड़ दिया। समर्थ को याद करके भैरव बेबसी के आंसू बहा रहा था। धीरे धीरे उसे गम ने जकड़ लिया। वो अपनी माँ, भाई मृत्युंजय, बाबा और समर्थ को खोने के दुख में टूटता जा रहा था। इधर शेखर के घर में यति शची को गोद में लिए उदास बैठी हुई थी। तभी विमला देवी वहां आई। उनके चेहरे पर यति के लिए नफरत और शेखर की मौत का गम झलक रहा था। उन्होंने यति को जलती आंखों से देखा। बेशर्म, अब तक यहीं पर टिकी है। चली जा यहाँ से, मेरी नजरों से दूर। तेरी वजह से मेरा घर तबाह हो गया, मेरा बेटा, मेरा शेखर चला गया हमें छोड़कर। यति की आंखों से झरझर आंसू बहने लगे, लेकिन वो कुछ नहीं बोली, बस शची को अपने कलेजे से लगाकर सिसकने लगी। ये देख विमला देवी ने शची का हाथ खींच यति से अलग कर दिया। इसे तो बख्श दे, बस यही निशानी रह गई है मेरे शेखर की। छोड़ इसे, इस पर तेरी मनहूसियत नहीं पड़ने दूंगी मैं अब। आप सही कह रही हैं माँ जी, मैं सच में मनहूस हूँ। मैं चली जाऊंगी यहाँ से हमेशा हमेशा के लिए। नहीं, यति माँ नहीं, माँ भी चली गई, पापा भी चले गए, अब आप भी जा रहे हो। मैं आपके बिना नहीं रह सकती, मुझे आपके साथ ही रहना है। इधर आ शची, छोड़ दे उस मनहूस को, वरना तुझे भी खा जाएगी। इधर आ मेरे पास। नहीं, आप झूठ बोल रहे हो। अगर यति माँ को आपने कुछ कहा तो मैं घर से चले जाऊंगी पापा के पास। शची की बात सुनते ही यति का दिल डूब सा गया। उसने उसे कसकर गले लगा लिया और रोने लगी। यति को भी शेखर की मौत का बहुत दुख था। ऐसा नहीं बोलते, ऐसा नहीं बोलते। वादा करो ऐसी बात जुबान पर नहीं लाओगी। तो आप भी वादा करो कि मुझे छोड़कर नहीं जाओगी। करो वादा जल्दी। शची ने अपनी हथेली यति के सामने फैला दी। यति का दिल उस मासूम बच्ची को देख तड़प रहा था। उसने एक बार विमला देवी को देखा, फिर शची की हथेली पर अपनी हथेली रख दी और मुस्कुरा दी। वादा, नहीं जाऊंगी, अपनी गुड़िया को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। विमला देवी का दिल जल रहा था, लेकिन शची के कारण उन्हें यति को बर्दाश्त करना था। तू कहाँ चला गया शेखर? मैं इस लड़की को यहाँ कैसे बर्दाश्त करूं? तू बता शेखर, तू बता। इधर भैरव अब भी अपनी जिंदगी और किस्मत पर आंसू बहा रहा था। कैसी मजबूरी है, न भाई रहा, न प्यार को संभाल पाया। भगवान ने भी सारी दुनिया के गम मेरी ही जिंदगी में लिख दिए। न अपनी पत्नी के साथ रह सकता हूं, न अपने परिवार के साथ। एक बार कार्तिक का पता लेता हूं, पता नहीं कैसे है वो सब। भैरव ने खुद को संभाला और जल्दी से वहां से निकलकर गांव के पोस्ट ऑफिस में फोन लगा दिया। लेकिन उसे खबर मिली कि कार्तिक गांव में नहीं है और ना ही किसी को खबर है कि वो कहां है। भैरव के लिए ये एक और झटका था। कहीं कार्तिक भी नहीं, 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 नहीं। मेरा नन्हा सा नारायण जाने किस हाल में होंगे तीनों। भैरव सड़कों पर भटकने लगा। उसके मन में अजीब सी बेचैनी थी। वो बस चले जा रहा था। मेरी बदकिस्मती यति की खुशियों को भी खा गई। जाने क्या झेल रही होगी वो। मुझे एक बार उससे मिलना तो चाहिए। गम में डूबा भैरव कब शेखर के घर पहुंच गया, उसे खुद पता नहीं चला। वो वहां था, लेकिन उसके दिमाग में पिछली घटनाएं चल रही थी। तभी गार्ड की नजर भैरव पर पड़ी तो उसने अपने हाथ में पकड़ा डंडा जमीन पर पटका। क्या बात है, यहाँ क्यों खड़े हो? मिलने आया हूं इस यति से। तुम्हें दिक्कत है?
गार्ड ने भैरव को घूर कर देखा और वहां से चला गया। भैरव गेट खोल अंदर चला गया और दरवाजे पर दस्तक दी। भैरव, कैसे हो तुम? तुम करीब नहीं तो कैसा हो सकता हूं? तुम कैसी हो गुड़िया? मैं तो ठीक हूँ। देखो, मैं ठीक हूँ। तुम खुद को संभालो। तभी यति को एहसास हुआ कि भैरव बाहर खड़ा है। उसने धीरे से भैरव का हाथ पकड़ा और उसे घर के अंदर ले लिया। जल्दी से अपने होठों पर उंगली रख यति ने उसे चुप रहने का इशारा किया, फिर उसे छत पर ले गई। भैरव ने यति को कस कर गले लगा लिया। गुड़िया, ये क्यों हो रहा है हमारे साथ? हमारी जिंदगी में इतने दुख क्यों? हमारे प्यार की परीक्षा है ये। जिंदगी हमें एक दूसरे से दूर करने की साजिशें रच रही है, लेकिन हर बार साजिश में नाकाम हो रही है। हमारा प्यार, हमारी तड़प जो कम नहीं है। लेकिन गुड़िया, बर्दाश्त नहीं होता, नहीं होता। भैरव दुखी होकर आसमान की ओर देखने लगा। उसकी आंखों में उतरी नमी को देख यति भी भावुक हो गई। उसका बस चलता तो वो सब कुछ ठीक कर देती और भैरव के साथ कहीं दूर जाकर अपनी जिंदगी गुजर बसर करती, लेकिन वो बेबस थी। उसके हाथ में कुछ नहीं था, कुछ भी नहीं। तुम यूं टूट नहीं सकते भैरव। हर दुख से तुम्हें लड़ना होगा, मेरे लिए, अपनों के लिए। अचानक यति उसके करीब आई और भैरव के चेहरे को अपने करीब लाकर उसने अपने होंठ भैरव के होंठों पर रख दिए। भैरव एकदम वहीं जम गया।